हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। आज हम लोग जो देखने वाले हैं ये है आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का स्पेशल प्रैक्टिस सेट हम लोग लगा रहे हैं। तो आज जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए और बताइएगा क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर आप तक पहुँच रहा है। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बतला देता हूँ, इसका जो पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑलरेडी जो है इसका प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर सभी लोग बतलाएंगे। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्रिकेट में एलबीडब्ल्यू का पूरा अर्थ क्या होता है। तो आप लोग को एलबीडब्ल्यू आप लोग नाम सुने होंगे क्रिकेट से, तो आप लोग बताइएगा इसका पूरा नाम आप लोग को बतलाना है, यानी फुल फॉर्म बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट यानी एलबीडब्ल्यू का फुल फॉर्म आप लोग को याद रखना है। देखिएगा व्याख्या में देखेंगे हम लोग कर रहा है एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट। एलबीडब्ल्यू जिसे लेग बिफोर विकेट कहा जाता है, वर्ष 1774 ईस्वी में एलबीडब्ल्यू नियम को सबसे पहले लाया गया था और इससे पहले बल्लेबाज अपने शरीर या फिर पैर के माध्यम से गेंद को विकेट पर लगने से पहले ही रोक लेता था। तो ये बात आप लोग को याद रखिए, जिससे वह आउट नहीं हो पाता था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए पहले क्या होता था कि वो देखता था कि हम आउट होने वाले हैं, तो उससे पहले वो अपने पैर से जो है गेंद को रोक लेता था, इसलिए वो बच जाता था। आज के डेट में रोकेगा तो वो आउट हो जाएगा एलबीडब्ल्यू के तहत। तो आप सभी को पता होगा ये बारे में। ये नियम जो है 1774 ईस्वी में लाया गया था, ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 27 से कर है वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी आप लोग को बतलाना है। तो वियतनाम की राजधानी आप लोग हनोई बतलाइएगा। तो सभी लोग को पता होगा, नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। वियतनाम की राजधानी जो हो जाएगी हनोई हो जाएगी। और ये सब आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, कैपिटल देश का राजधानी दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। जैसे वियतनाम के हनोई हो गया, थाईलैंड के बैंकॉक हो गया, वनुआतू के हो जाएगा पोर्ट विया। तो ये पोर्ट विला आप लोग याद रखिएगा। और उसके बाद नामीबिया के आप लोग याद रखिएगा विंडहॉक। तो ये आप लोग 4 गो देश के आप लोग कंट्री के आप लोग 4 कंट्री के कैपिटल याद रखिएगा यहाँ पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है उपकरण पोमेल हॉर्स। उपकरण जो है पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग को बतलाना है पोमेल हॉर्स जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी साथियों बतलाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से जुड़ा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पोमेल हॉर्स जो है एक कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण है और परंपरागत रूप से इसका उपयोग केवल पुरुष जिम्नास्टिक द्वारा किया जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे। आधुनिक पोमेल हॉर्स एक धातु का बना होता है जो रबर और चमड़े से ढका होता है और जिसमें प्लास्टिक के हैंडल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग बतलाइएगा कि कौन सा सिद्धांत इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं इसमें जो है पनडुब्बी में जहाज और पनडुब्बी में जो है डिजाइन किया जाता है किसके सिद्धांत पर। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो ये सभी लोगों को पता होगा पहले से ही, नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का डिस्कशन देख लेते हैं। आप लोग पढ़िएगा। कर है पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। और आर्किमिडीज सिद्धांत जब कोई आर्किमिडीज सिद्धांत आप लोग पढ़िएगा। कर है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत को भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इससे आप लोग को जो है आगे के आने वाले क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 सभी लोग पढ़ेंगे। कर रहा है सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोग बतलाएंगे। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतः सहायता समूह यानी स्व सहायता समूह यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कह रहा है सामान्यतः एक ही सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ऐसा
स्वैच्छिक संगठन स्वयं सहायता समूह ये स्वयं सहायता समूह कहलाता है, जिसके सदस्य एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से अपनी साझा समस्याओं का समाधान करते हैं। जिससे आप लोग याद रखिएगा SHG स्वरोजगार प्रोत्साहन करने के लिए स्वयं सहायता की धारणा पर भरोसा करता है। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर को डैश से जोड़ता है। तो आप लोगों को याद होगा पूर्व और पश्चिम जो कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी जिसे हम लोग रोड कहते हैं, पूर्व पश्चिम से जो एक रोड खींचा गया है, बहुत बड़ा रोड है, तो उसे हम लोग कॉरिडोर कहते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये किसको किससे जोड़ता है, यानी पोरबंदर को किससे जोड़ता है, तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, तो ये आप लोग को याद रखना है। पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर जो है ये पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। कर पूर्व से पश्चिम गलियारा या आप लोग कॉरिडोर बोलते हैं, जिसका नाम NH27 है, असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। असम को सिलचर से पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर को जोड़ता है, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। और कह रहे हैं यह असम से पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक कुल इसका लंबाई जो है आप लोग याद रखिएगा 3507 किलोमीटर इसका लंबाई है। तो ये बात भी याद रखिएगा। ये किन किन राज्यों से होकर गुजरता है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और उसके बाद असम आप लोग याद रखिएगा। तो ये सभी राज्यों से होकर गुजरता है। तो कौन, पूर्व पश्चिम गलियारा, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहे किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो ये पुराना थोड़ा डाटा हो गया, जिससे कि आप सभी को पता है कि जो हम लोग लगाते हैं पर डे प्रैक्टिस सेट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज के लिए तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो खैर बतला दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था 2022 वाला। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देखने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, 23वां जो राष्ट्रमंडल खेल है, 23वां राष्ट्रमंडल खेल जो है 2026 में कहाँ पर होगा। तो देखिए 17 मार्च से 29 मार्च तक ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये जो राष्ट्रमंडल खेल है यह आने वाला है, यानी 2023 का राष्ट्रमंडल खेल आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी बीता नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा 17 मार्च से 29 मार्च के बीच ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजित होगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, 2023 के राष्ट्रमंडल खेल, जो 23 नंबर का राष्ट्रमंडल खेल होगा। तो ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 सभी लोग पढ़ेंगे। शब्द श्वेतांबर से डैश जुड़ा हुआ है। तो शब्द श्वेतांबर से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो आप लोग बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, जैन धर्म जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। कर रहा है लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, और किंतु कुछ अनुयायी अस्तुल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए, और भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बट गया था। तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, नीचे दिया गया है, मैं स्कूल डन करता हूँ, उसके बाद आप लोग सभी लोग पढ़िएगा। कह रहा है अस्तुल भद्र के शिष्य श्वेतांबर का है, और भद्रबाहु के शिष्य जो है वो दिगंबर का है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को बार बार पूछा जाता है। तो ये जितना पॉइंट इससे रिलेटेड है, इस क्वेश्चन से जितना भी पॉइंट रिलेटेड मैंने अभी आप लोग को बताया, ये सारे पॉइंट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा और उसे याद भी रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 सभी लोग पढ़ेंगे। कह रहा है प्रजातियाँ जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग हो जाती है, वो डैश कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, तो आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप सभी लोग को बतलाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर का बताइएगा आप लोग, स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, यानी स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा।
पढ़िएगा अगला व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन कर ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती है तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है उन्हें स्थानीय प्रजातियां कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति है, तो ये बात याद रखिएगा। जो कंगारू जो प्रजाति है ये केवल ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का उदाहरण के तौर पर आप लोग इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोग को दोस्तों को भी पता चल जाए कि हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है, आप लोग का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग जो 2019 का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लगा रहे हैं, तो आप लोग इसे अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है। यानी आरपीएफ का एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से। तो खैर चलिए अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग पढ़िए कर है वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पाइक को किस नाम से जाना जाता है वॉलीबॉल खेल में? तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा स्मैश के नाम से जानते हैं। वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को स्मैश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं। कर है वॉलीबॉल की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई और इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मार्गन ने 1895 ईस्वी में शुरू किया और इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन जो हुआ था 1947 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप जो था वो 1949 ईस्वी में आयोजित हुआ था और 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो ये बात भी याद रखिएगा। वॉलीबॉल खेल को ओलंपिक में शामिल कब किया गया था? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 1964 ईस्वी में शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए कर है इस खेल से संबंधित प्रमुख खेल शब्दावलियाँ जो है स्पाइक हो जाएगा, जिसे स्मैश कहते हैं। और आप लोग याद रखिएगा फ्लोटर और स्विच और वाली पास और ब्लॉकिंग, ये सब जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आप लोग याद रखिएगा वॉलीबॉल से संबंधित है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कर है किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है? तो आप कल के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कल के प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे वो उनको सभी लोग को पता होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता होगा सिपाही विद्रोह यानी 1857 के क्रांति को हम लोग क्या कहते हैं? तो भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। उसी क्रांति को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। पर 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटेन में इंडियन म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है और यह मध्य व उत्तर भारत में अंग्रेजों के प्रतिरोध का काल था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें याद करिएगा, स्टार मार्क लगाया गया। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिनका कार्यकाल 1856 से 62 तक था लॉर्ड कैनिंग का। तो ये बात भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर स्टार मार्क लगाया गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खासकर याद रखिएगा। बाकी ऊपर को याद नहीं रखिएगा तब पर भी चल जाएगा, लेकिन जो स्टार मार्क कर दिया गया है उसको आप लोग को हर हाल में याद करना है अगर आप लोग एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर 37 सभी लोग पढ़ेंगे। दुनिया में चौथा और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप लोग को बतलाना है। दुनिया में चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग को बतलाना है। तो आप लोग बतलाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका व्याख्या कर है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश विस्तार जो है दक्षिण गोलार्ध में है और यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर याद रख सकते हैं 17 करोड़ 8 लाख 40 हजार वर्ग किलोमीटर है और यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है और इस महाद्वीप में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ये बात याद रखिएगा। इसी महाद्वीप में यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन नदी बहती है? तो अमेजन नदी बहती है। ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 सभी लोग पढ़ेंगे।
कर रहा है, पढ़िएगा, कर रहा है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप सभी लोगों को पता होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ये हो जाएंगे वारेन हेस्टिंग्स को ये नियुक्त किया गया था। तो किसके रूप में? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और किस एक्ट के तहत? तो आप लोग बताइएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी से क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया था। तो ये बात याद रखिएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब सारे बात को आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद पढ़िएगा इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हो गए और इनका कार्यकाल आप लोग याद रखिएगा 1774 से 85 तक था। और इसी के समय 1791 ईस्वी में जो नाथन डकन ने इन्हीं के समय आप लोग याद रखिएगा जो नाथन डाकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये सारे पॉइंट इसमें के याद रखना है। जितना पॉइंट है यहाँ पर आप लोग जितना पॉइंट अभी पढ़ा इस सारे पॉइंट को आप लोग अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है? तो आप लोग बताइएगा जो संसद का बैठक स्टार्ट होता है तो जो पहला घंटा स्टार्ट होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बताइएगा। तो उसे हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। जो सत्र का पहला घंटा चलता है उसको हम लोग सत्र काल प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। यानी इस समय जो है पहला घंटा में सभी जितने भी सांसद है वो अपना अपना प्रश्न पूछेंगे। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। कर है सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है और उससे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व है और प्रश्नकाल के दौरान संसद सदस्य प्रशासन और सरकार के कार्यकलापों के प्रत्येक पहलू पर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। तो पहला घंटा जो होता है ये प्रश्नकाल होता है। उसमें जो है जो संसद चुन कर जाते हैं, जो लोकसभा में संसद है, लोकसभा राज्यसभा में संसद है, उनको जो है यहाँ पर सवाल पूछने का आज़ादी दिया जाता है पहला घंटा में। तो वो उसी को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा, स्टार मार्क किया गया है तो इसे आप लोग खासकर याद रखिएगा। कर है यह पद्धति इंग्लैंड से ग्रहण की गई है और यहाँ सबसे पहले 1721 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की शुरुआत जो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िएगा। कर है 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो आप सभी लोग बताइएगा कौन सा अधिकार था। तो 1765 के पहले उनके पास बस एक ही अधिकार था। तो वो अधिकार कौन सा था? तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था। तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी आया था तो उसका आने का मेन मकसद जो था वो व्यापार करना था। तो आप लोग को याद होगा 1765 से पहले वो व्यापार के लिए आया था, लेकिन 1765 के बाद वो शासन भी करने लगा भारत पर। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। कर है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्ष 1600 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और वर्ष 1765 ईस्वी एक शासकीय निकाय में बदल गई थी और 1765 ईस्वी से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास व्यापार का एकमात्र अधिकार था। किंतु बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के बाद कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो ये बात याद रखना है। तो 1764 के बाद जो है कंपनी भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने चालू कर दिया। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो ये आप लोग से पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जामिनर कि किस लड़ाई के बाद जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। तो आप लोग बताइएगा बक्सर के युद्ध 1764 के बक्सर के युद्ध के तहत। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 41 सभी लोग पढ़ेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो बात आप सभी लोग को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग बताइएंगे 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बतलाना है। और आप लोग एक पॉइंट याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 1949 को। और आप लोगों से पूछता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर है
भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें कुल जो है 22 भाषा थी, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया और इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद होगा पहले से, और जिनको याद नहीं है वो याद रखेंगे। ये सब बेसिक जानकारी है, तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 42 सभी लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग बताइएगा केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से ईस्वी में किया गया था? तो आप सभी लोग बताइएगा 1926 ईस्वी में किया गया था। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। कर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1924 ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप कि आप लोग को जो है पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, और कोई डाउट रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो कोई डाउट नहीं बचेगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। डाउट होने लायक मैं छोड़ता नहीं हूँ कोई भी क्वेश्चन को। पूरा क्वेश्चन जो है मुझसे जितना समझाने लायक बनता है मैं उतना आप लोग को समझाता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो चलिए पढ़िएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम डैश में स्थित है। तो ये स्टेडियम है जीबीके स्टेडियम है। ये स्टेडियम किस राज्य में, किस देश में है? तो आप लोग को बतलाना है। तो ये स्टेडियम जो है इंडोनेशिया में है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, ये स्टेडियम इंडोनेशिया में है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो है स्टेडियम से भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आप लोग को वर्ल्ड जीके से भी आप लोग को कुछ थोड़ा बहुत आप लोग को मोटा मोटी पॉइंट को आप लोग को कवर करके चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर है गोलोरा बुंग कर्णो स्टेडियम जो है मध्य जकार्ता इंडोनेशिया का एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है और इस स्टेडियम का नाम जो है इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कुणिको के नाम पर पड़ा है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 सभी लोग पढ़ेंगे। कर है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है जिसका बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाएंगे। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बतलाइएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा पॉलीएथिलीन टेरेफथेलेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में जो लिखा गया है ये आप लोग पढ़िएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पर है पॉलीथिलीन स्टेरेफथेलेट एक मजबूत कठोर सिंथेटिक फाइबर और पॉलीमर के पॉलिएस्टर परिवार का सदस्य हैं। तो आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा सा जीव लटपटा जा रहा है क्योंकि मैं इससे पहले 2-4 क्लास लेकर तीसरा या चौथा क्लास है आप लोग का, तो इसीलिए बोलते बोलते गला सूख गया है। तो आप लोग अपने से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो इधर उधर पढ़ा जाता है तो उसके लिए आई एम सॉरी। आप लोग उस पर ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा, आप लोग अपने से भी पढ़ते चलिएगा। तो पढ़िएगा। उसके बाद कर रहा है पीटी का उपयोग जो है बोतल और बर्तन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग को व्याख्या पढ़ना है, ये आप लोग को खास याद नहीं रखना है। जो मैं आप लोग को बतलाता हूँ क्या याद रखना है उसको आप लोग को खासकर आप लोग याद रखिएगा, उसको टिक मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो मेन जो पॉइंट रहता है उसको मैं टिक मार्क करवा देता हूँ, आप लोग उसे जरूर नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 सभी लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सामान कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन जो हो जाएगा सार्वजनिक सामान हो जाएगा? तो राष्ट्रीय रक्षा जो है ये सार्वजनिक सामान है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है, सार्वजनिक सामान है तो ये आप लोग को याद रखना है, नहीं पब्लिक गुड्स है तो ये आप लोग को याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा एक सार्वजनिक भलाई है क्योंकि इसका लाभ राज्यों के नागरिकों को मिलता है और वैश्विक सार्वजनिक वस्तुएं वे हैं जिनका लाभ विश्व के सभी नागरिकों को प्रभावित करता है। और अन्य उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, आधिकारिक आंकड़े और सार्वजनिक पार्क, मुफ्त सड़कें, ये सब जो है इसका उदाहरण हो जाएगा सार्वजनिक सामान का। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 46 आप सभी लोग पढ़िएगा। कर है किस वर्ष में पिट्स भारत अधिनियम
पारित किया गया था, तो आप लोग को बतलाना है पिट्स अधिनियम जो आया था ये किस वर्ष आया था। तो आप सभी लोग जानते हैं 1784 ईस्वी में आया था, तो ये बात आप लोग को याद रखना है। 1784 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784, इस अधिनियम के द्वारा जो है 6 सदस्यों का बोर्ड गठित किया गया, जिसका बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। और इसमें जो है एक राजकोष के चांसलर, एक राज्य सचिव तथा क्राउन द्वारा नियुक्त किए गए 4 व्यक्ति प्रीवी काउंसिल के सदस्य होते थे। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। और सभी सैनिक जो है असैनिक तथा राजस्व संबंधी मामलों को इस नियंत्रण बोर्ड के अधीन कर दिया गया था। तो ये सारे आप लोग याद रखिएगा पॉइंट। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 47 सभी लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िएगा, कर है निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों से मैं कल एक क्वेश्चन पूछा था, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोगों ने आंसर बतलाया था। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए, इस जो पंजाबी भाषा है इसका ये किस लिपि में लिखा जाता है। तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये सभी लोग को पता होगा, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है जो पंजाबी भाषा है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखेंगे। कर है गुरुमुखी लिपि जो है पंजाबी भाषा में लिखी जाती है, और इस लिपि की खोज गुरु नानक के शिष्य अंगद द्वारा की गई थी, और अंगद ने ही गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। ये बात याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 48 सभी लोग पढ़ेंगे। कालबेलिया जो है डैश राज्य से यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो आप लोग बताइएगा कालबेलिया जो है डैश राज्य से है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, तो किस राज्य से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाइए। कालबेलिया जो है राजस्थान से है, जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है। तो ये बात आप लोगों को याद रखिएगा। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान का लोक नृत्य है, और इसे सपेरा डांस के नाम से भी जाना जाता है। और यह मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है, और इसे वर्ष 2010 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची के अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 सभी लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर बताइएगा। कर निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिनपनाह नामक शहर की नींव रखी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो वो कौन से हो जाएंगे। तो आप लोग बताइएगा वो कौन सा शासक था, मुगल शासक। तो आप लोग बताइएगा हुमायूं था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को बताना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कर है मुगल सम्राट हुमायूं जो है 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और 1543 ईस्वी में उसने जमुना नदी के तट पर एक नए शहर दिनपनाह की स्थापना की। लेकिन शेरशाह ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया और दिनपनाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। तो ये बात याद रखिएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा। कर है अपनी नई राजधानी जो है शेरशाही का निर्माण करवाया, जिसे पुराना किला कहा जाता है। तो ये बात याद रखिएगा। तो ये कहाँ करवाया था। तो दिनपनाह जो शहर स्थापित किया गया था जमुना नदी के तट पर, किसके द्वारा। तो आप लोग याद रखिएगा हुमायूं के द्वारा। उससे जो है शेरशाह सूरी ने उसको तोड़कर अपना वहाँ पर बना दिया। क्या। तो शेरशाही निर्माण करवाया, और वहाँ पुराना किला के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए पढ़िएगा आप लोग क्या कह रहा है। हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। तो आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं तप्त मिट्टी की ईंटें से वो अपना भवन का निर्माण करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन का व्याख्या देखते हैं। कर रहा है हड़प्पा की इमारतें पकी हुई ईंटों का उपयोग करके बनाई गई थी, और ईंट बहुत अच्छी तरह से पकी हुई थी कि वे हजारों वर्षों तक चलती रही, और इन ईंटों को इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था, जिसमें दीवारों बहुत मजबूत थी। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग कि जो ईंट का प्रचलित था वो प्राचीन इतिहास से ही ये सब ईंट जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है, आज तक ईंट चल रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग प्राचीन भारत के लोग भी ईंट से प्रचलित थे। तो ये बात आप लोग को याद रखना है।
तो आज का जो सेशन होता है, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो ये सेशन हम लोग करेंगे अब स्टार्ट। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से बात कर लेता हूँ। आप लोग बतलाइएगा कि आप लोग जो मैं बुक का जो रिवीजन कराता हूँ आप लोग को, जो आरपीएफ स्पेशल बुक है कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो उसका आप लोग रिवीजन करते हैं कि नहीं, कितने लोग रिवीजन करते हैं वो आप लोग बतलाइएगा। और जो लोग रिवीजन नहीं करते हैं वो लोग जाइए एक बार रिवीजन करिए, वो सब आप रिवीजन एक बार कीजिएगा, तो उसके बाद आप लोग उसको आप लोग बार बार रिवीजन कीजिएगा। मैं इस इतना आशा करता हूँ क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में मैं आप लोग को बतलाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका जो प्ले लिस्ट है इस चैनल पर आप लोग को ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप कि आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।